हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन ऑनलाइन स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, इसके पहले जो चैप्टर चल रहा था वह चल रहा था स्टैटिक करंट के बारे में चल रहा था। जी हाँ, अचल विद्युत धारा के बारे में चल रही थी। तो साथियों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं। जिस प्रकार साथियों आप जानते हैं कि नदी में पानी का जो प्रवाह होता है वह जाकर समुद्र में मिलता है, और जब हम जल के धारा का जो बहाव होता है, जो पानी का बहाव होता है, हम उसे जल धारा अर्थात वाटर करंट के नाम से जानते हैं। और जो हवा का प्रवाह होता है साथियों, तो उसे हम हवा की धारा अर्थात एयर करंट के नाम से जानते हैं। उसी तरह साथियों सुचालक पदार्थ में, जी हाँ, जो सुचालक पदार्थ होता है, गुड कंडक्टर होता है, उसमें विद्युत आवेश की जो प्रवाह होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रवाह होता है साथियों, उसे हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हैं। तो आप यह सीधे सीधे कह सकते हैं कि विद्युत धारा जो है वास्तव में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। आप परिभाषा के लिए कह सकते हैं सीधे तौर पे कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो साथियों, एक सूत्र इससे बनता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट बराबर जो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात कितना आवेश जो है प्रवाहित हुए, कितना आवेश जो है प्रवाहित हुए और कितने समय में, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात कितना इलेक्ट्रिक जो आवेश है वह प्रवाहित हुआ और कितने समय में, इसी को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा होती है वह किस प्रकार से होती है। तो पुराने समय में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के बारे में लोगों को पता नहीं था। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। सिर्फ उन्हें यह पता था कि धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो वे लोग सिर्फ इतना जानते थे कि जब उन्हें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो उस समय लोग सिर्फ इतना जानते थे कि एक धन आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है और एक ऋण आवेश अर्थात ऋणात्मक आवेश होता है। तो उन्होंने सिर्फ इतना जाना। उसके बाद वे सिर्फ इतना जानते थे कि जो विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा होती है वह धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही वो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को मानते थे। अर्थात पॉजिटिव चार्ज अर्थात धन आवेश जो चार्ज है वह जिस तरफ से प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। जिस दिशा में धन आवेश प्रवाहित होगा उसी को पुराने समय के लोग जो थे विद्युत धारा की दिशा मानते थे। अगर विद्युत धारा जो है धन आवेश को ही मानते थे। तो वही आज भी है। तो आज थोड़ा यह चेंज हुआ इसमें कि लोगों को पता चला गया कि जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे साथियों। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो साथियों, जैसे कि आज भी हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है साथियों, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है माइनस से प्लस की तरफ अर्थात माइनस से प्लस की तरफ, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जब ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जो चार्ज होगा उनका प्रवाह होगा साथियों, तो ऐसा भी होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिशियन का जो विद्युत धारा का जो बहाव हो वो भी माइनस से पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता।
केवल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है माइनस से प्लस की तरफ अर्थात ऋणात्मक से पॉजिटिव की तरफ, धनात्मक की तरफ जो है केवल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लो मानी जाती है साथियों, वह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ मानी जाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। धारा निम्न विभव लो पोटेंशियल से उच्च विभव, लो पोटेंशियल का मतलब होता है साथियों ऋणात्मक से उच्च विभव मतलब धनात्मक हाई पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होती है। जी हाँ, जो धारा होती है वह निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ प्रवाहित होती है, किंतु परंपरा के अनुसार हम यह मानते हैं कि धारा का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है साथियों, वह धारा के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा को ही हम विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। जी हाँ, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा जो होगी उसे ही हम विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे विद्युत धारा। जी हाँ, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है क्या है, अर्थात विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं। तो विद्युत धारा को हम जो है एम्पियर से मापते हैं, जिसे हम एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, अर्थात कैपिटल ए से लिखते हैं। और एम्पियर जो होता है वह एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा हम विद्युत परिपथ अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एम्पियर क्या होता है। एम्पियर जो होता है साथियों विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एम्पियर से ही हम विद्युत धारा को मापते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए साथियों, ताकि आपको विद्युत धारा से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। तो विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक होता है साथियों वह होता है एम्पियर। जी हाँ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और जो कुछ पॉइंट है हम उसके बारे में बात करेंगे। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को साथियों, इलेक्ट्रॉन को हम आवेश के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों को हम आवेश भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर हम आवेश बटे समय भी लिख सकते हैं। अभी इसके पहले जो हम सूत्र पढ़े थे उसमें था इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बटे समय। तो इलेक्ट्रॉनों के जगह हम आवेश को लिख दिए, बटे समय भी विद्युत धारा के बराबर लिख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे साथियों कि आवेश की जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, कूलाम होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, और एसआई का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। तथा समय का जो मात्रक होता है साथियों आपको पता है सेकंड होता है। अब विद्युत धारा की इकाई जो होगी, विद्युत धारा की जो इकाई होगी सी से कूलाम को डिनोट करते हैं, सी अपॉन एस अर्थात कूलाम बटे सेकंड। तो अब हम आगे बात करेंगे ताकि आपको जो थोड़ी दिक्कत आती है न्यूमेरिकल में वह ना आए। अब हम बात करेंगे कि एक कूलाम बराबर कितना होता है या इलेक्ट्रॉनों पर कितना प्रवाह होता है। तो अब हम बात करेंगे कि एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश का प्रवाह है। अर्थात साथियों एक एम्पियर जो विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड में होती है वह एक कूलाम आवेश का प्रवाह होती है। अब हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है साथियों, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वह 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होगा। तो अब हम अगर एक कूलाम में ज्ञात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तब एक कूलाम बराबर साथियों तो एक बटे में आ जाएगा 1 अपान, हम इसी को लिख देंगे 1 अपान 1.6 इंटू
10 की पावर -90 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे साथियों, तो जब हम इसको तोड़ेंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 हो जाएगा। तो जब हम 10 की पावर 19 को तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए साथी, ये जो था जब नीचे था, बटे के नीचे था तो माइनस में था, लेकिन जब हम इसको ऊपर ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जब हम इसको तोड़ेंगे 10 की पावर 19 को जब हम तोड़ेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन। तो साथियों, जो एक कूलाम में होता है वह कितना कूलाम, एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होते हैं साथियों वह होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और जो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजेंगे। अब हम साथियों आगे बात करेंगे चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चालक अर्थात कंडक्टर क्या होते हैं। तो आपको विद्युत धारा से संबंधित सभी प्रकार के जो छोटे छोटे पॉइंट है सभी को हम बताते चलेंगे, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार से दिक्कत न हो। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह जो है, फ्लो जो है आसानी से हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह होगा वह आसानी से हो जाए, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। अर्थात चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अधिक होती है। तो साथियों, चालकों में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या जो है ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उन पर जो आवेश होता है साथियों माइनस का होता है। और इसे इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह होती है साथियों सुचालक पदार्थों में सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे हम चालक अच्छे या गुड कंडक्टर के नाम से जानते हैं। जो कुछ हैं जैसे चांदी आपका गुड कंडक्टर है, उसके बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम, ये साथियों आपके सुचालक हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की मात्रा जो है अधिक होती है, अर्थात ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों अचालक। अचालक का मतलब नॉन कंडक्टर इंसुलेटर अर्थात इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। नॉन कंडक्टर का मतलब जिसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह न हो, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम अचालक के नाम से जानते हैं। अचालक अर्थात वे पदार्थ कहलाते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं। अर्थात साथियों, जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। आप सीधे से जान जाइए कि जब इलेक्ट्रिक प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह होगा साथियों, तभी जो है करंट का प्रवाह होगा। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, रबर आपका हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच आदि हो गए। तो साथियों इनमें जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए ये जो है विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते। तो साथियों आप जान गए कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वे पदार्थ अचालक कहलाएंगे। अब हम जानेंगे साथियों कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक, तो साथियों अर्धचालक में भी जो है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जी हाँ, सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि क्या किया जाता है उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन को हम उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार से उत्पन्न करते हैं कि उस पदार्थ में हम ताप को बढ़ा देते हैं। जब टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं।
वे पदार्थ जिनमें सामान्य परिस्थितियों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सामान्य परिस्थिति में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। परंतु तापमान बढ़ाने पर या अशुद्धि मिलाने पर, चाहे तापमान बढ़ा दें या उसमें अशुद्धि मिला दें, तो इनकी चालकता जो है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब इसमें तापमान बढ़ाएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आ जाते हैं, तो इनमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थों को साथियों हम अर्धचालक पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। अर्धचालकों में सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सामान्य अवस्था में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं अर्धचालकों में, लेकिन विशेष परिस्थितियां, जैसे हम उसमें उच्च ताप दें या अशुद्धि मिला दें, पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। जब हम उसमें अशुद्धि मिला दें पदार्थ में, या क्या करिए उस पर हम टेम्परेचर दे दें, तापमान दे दें, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होने लगते हैं। तो कुछ धातु हैं जैसे जिनमें इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न किया जा सकता है अशुद्धि के रूप में मिलाकर या उच्च ताप देकर, जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, कार्बन हुआ और सेलेनियम आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम अर्धचालक की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात इसमें अगर हम ताप बढ़ा दें या अशुद्धि की मात्रा में इसको ले लें तो क्या होगा, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, अर्थात विद्युत का प्रवाह जो है होने लगता है। अब हम साथी आगे बात करेंगे कि कूलम्ब का नियम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, कूलम्ब का नियम क्या होता है। जी हाँ, कूलम्ब का नियम या विद्युत बल के नियम। तो साथियों कूलम्ब का जो नियम होता है वह क्या होता है, हम उसी को चर्चा करेंगे। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और बारीकी से समझिए। जो भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो कूलम्ब का नियम जो है उसे हम विद्युत बल के नियम से भी जानते हैं। तो साथियों सन 1785 में फ्रांस के एक फिजिस्ट जो थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब ने अपने नाम पर दिया था। जी हाँ, कूलम्ब, जो कूलम्ब का नाम आया साथियों, जो कूलम्ब बल पढ़ रहे हैं उसको किसने दिया था, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब ने अपने नाम पर जो है इस बल का नाम दिया। इसे हम विद्युत बल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे हम क्या होता है कूलम्ब का नियम, इसको बात करने चल रहे हैं। तो साथियों जब हम स्थिर करंट के बारे में बात किए थे उसमें हम बात किए थे कि जब पॉजिटिव और निगेटिव, जब दो चार्ज एक पास होते हैं तो क्या करते हैं, दोनों आपस में आकर्षित करते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच एक बल उत्पन्न होता है जो क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को या दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन करता है, अर्थात पदार्थों को आकर्षित करता है। कब? जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होंगे तो वस्तु जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है, अर्थात यहाँ पर एक बल लगता है। और जब दोनों एक ही समान होंगे तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात ठेलते हैं। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात ठेलते हैं, एक दूसरे को करीब नहीं आने देते। तो इसी को ही कूलम्ब के नियम से जानते हैं। और इसमें जो सूत्र होता है क्या होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए दो पॉजिटिव थे तो क्या होगा, दोनों अलग, इनपे जो बल काम किया दोनों को अलग अलग कर रहा है, दोनों को धक्का दे रहा है, आपस में पास नहीं आना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तो क्या करते हैं, दोनों के बीच एक बल होता है जो दोनों को आकर्षित करता है एक पास आने के लिए। तो कितना बल होता है हम इसी के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो बिंदु आवेशों के बीच लगता है बल, जैसे दोनों बल एक ही समान हो तो वह बल जो है गुणनफल के समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल होता है। जब साथियों दोनों बल एक जैसे हों अगर, तो उस समय जो बल लगेगा दोनों समानुपाती लगेंगे और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी साथियों वह वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी साथियों वह व्युत्क्रमानुपाती होगी और जो आवेश होंगे साथियों वो दोनों के गुणनफल समानुपाती होंगे।
अब बल का आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। अब बल जो है साथियों आकर्षण हो सकते हैं और प्रतिकर्षण भी हो सकते हैं। फिर से आप समझ सकते हैं, जैसे दोनों आवेशों के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच या इन दोनों आवेशों के बीच जो बल काम करेगा साथियों, दोनों के गुणनफल के समानुपाती काम करेगा। और जो इनके बीच की दूरी होगी, यदि ये जितनी दूर जाएगी उतना इनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण कम होता जाएगा। तो साथियों दूरी जो होती है वह वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात दूरी जितनी बढ़ेगी आकर्षण बल उतना कम होगा। अब जो सूत्र है F1 बराबर F2, F1 जो बल होता है या F2 जो बल होता है वह K, अर्थात एक स्थिरांक है K, और Q1 इंटू Q2, अर्थात जो बल लगेगा साथियों वह जो है कैसे होंगे, दोनों के गुणनफल होंगे, अर्थात Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, अर्थात दूरी का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। आपका ये जो सूत्र है इसी को हम कूलम्ब का नियम के नाम से या विद्युत वाहक बल के नियम के नाम से जानते हैं। तो साथियों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।